Welcome students. I am Mohammad Aiz Hussain, postgraduate in biotechnology. And in this session हम लोग जो है सेल का एक ओवरव्यू लेंगे। हम इसकी हिस्ट्री से लेके कुछ थ्योरी कवर करेंगे और इसके ऑर्गेनलीज और उनके कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इन जो ऑर्गेनलीज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे उसको हम इन डेप्थ में बाद में भी कवर करेंगे। ये लेक्चर जो है हमने नीट को देखकर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को देखा था, जो कि उन्होंने देखा था कॉर्क में। और जो स्ट्रक्चर था कॉर्क का, वो जो है स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा था, जिनको उन्होंने उस समय नाम दिया था सेल्स। जो कि उन्होंने जैसे यहाँ लिखा भी, रूम्स दैट मॉन्क्स लिव्ड इन इज कॉल्ड सेल्स। ये उन्होंने जो माइक्रोस्कोप का यूज करके डेड सेल इन द कॉर्क देखा था। कॉर्क क्या होता है कि जो आपने कई बार वाइन की बोतलें या जो है पुराने ज़माने में चलती थी, या इंक की बोतलें जो ऊपर से उनको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता था, कॉर्क, उसमें ही उन्होंने वो देखा था। फर्स्ट लिविंग सेल जिन्होंने देखा था और डिस्कवर किया था वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1663। जिन्होंने पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा था वो था बैक्टीरिया। उन्होंने रेन वाटर को यूज़ किया था, rainwater, pond water, and scraping from his teeth to first view the living organism, living cell, which was a bacteria. And यहाँ पे हमने जैसे देख सकते हैं एक पैरामीशियम बना हुआ है, ये इन्होंने एक माइक्रोस्कोप पे यूज़ किया था। अब हम गो थ्रू करेंगे सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, मैथियस शिल्डन एंड थियोडर श्वान। इन्होंने 1838 में, जैसे कि एक जर्मन botanist named Matthias Sheldon concluded that all plants were made of cells. Sheldon is a co-founder of the cell theory, and in 1839, a German zoologist named Theodor Swan concluded that all animal cells were made of cells. Sheldon and Swan co-founded the cell theory. और बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने रोडल्फ विर्को के साथ मिलकर कैसे ये सेल थ्योरी जो है अपग्रेड होती है। In 1855, German medical doctor named Rudolf Virchow observed under the microscope cell dividing. He reasoned that all cells come from pre-existing cells by cell division. जैसे कि आप देख सकते हैं एक सेल है जो कि अनडिफाइंड है, और ये डिफरेंशिएशन हो गया, एक नर्व सेल बन रही है तो एक डब्ल्यूबीसी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा बन रही है, मसल सेल बन रही है, या कि ये अनडिफरेंशिएटेड ही रह रही है। तो जो सेल थ्योरी हमारे कंक्लूड हुआ है वो है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स of structure and function in an organism, basic unit of life. Cell come from reproduction of existing cells, or you can say that the cells come from pre-existing cells or through cell division. So these 3 points covers the cell theory, which is all living things are made of cells. Cells are the basic units of structure and function in an organism, and cells come from the reproduction of existing cells, cell division, the process. The first cell, इसके बारे में हम और डिटेल में इवोल्यूशन में भी कवर करेंगे, जो कि क्या था। प्रोटीन्स एंड आरएनए वर थॉट टू बी द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड. Only RNA capable of directing its self-replication, acting as both template and catalyst. In that time was called RNA world, existed for a period of time. The first cell is thought to have arisen when RNA became enclosed in a phospholipid membrane and was able to self-replicate. वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर पाया, इसीलिए आरएनए को हम पहले फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स, these prokaryotic cells are simplest type of cells, have no membrane covered nucleus. इनके न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। have no membrane bound organelles, दो कोई भी इनकी ऑर्गेनलीज में जो है
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, मेम्ब्रेन यानी कि फॉस्फोलिपिड से जो है कवर्ड उनके ऑर्गेनेज नहीं होते हैं। दे आर सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम। उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कि सिंगल और सर्कुलर होते हैं, जिसके न्यूक्लियोइड रीजन सेंटर कंटेन्स दी डीएनए। यहाँ हम इसके जो रीजन होगा उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहेंगे। इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन। उसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एंड इट कंटेन्स राइबोसोम्स, जो कि हम जानते हैं राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती है, इन देयर साइटोप्लाज्म टू मेक प्रोटीन्स। तो आप ये देख सकते हैं ये न्यूक्लियोइड रीजन है, ये राइबोसोम्स हैं, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड आउटर लेयर इज कैप्सूल। इसके बारे में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक अलग से लेक्चर भी आएगा, तो उसमें हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स टुडे, ये प्रेजेंट डे प्रोकैरियोट्स दो ग्रुप को में बिलोंग करते हैं, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किया जो पहले पुराने बैक्टीरिया भी जिसको बोलते हैं, आर्किया लिव इन मैनी हार्श इन्वायरमेंट्स। एंड यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है पॉपुलेट मैनी प्लेसेस। बैक्टीरियल शेप्स वेरी करते हैं, जैसे कि कोकस, विब्रियो, बैसिलस एंड स्पिरिलियम, एज डज दिस साइज एंड डीएनए कंटेंट। द प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल आप देख सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, न्यूक्लियोइड रीजन है, राइबोसोम्स है, कैप्सूल है, स्लाइम लेयर भी हम देखने को मिल रहा है, और ये लंबा सा एक फ्लैजिला है, पिल्लाई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसको एक थ्योरी डिफाइन करती है, ये हाइपोथेसिस है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे और क्लोरोप्लास्ट थे, वो जो है पहले एक सेपरेट एंटिटी थे, सेपरेट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, और थ्रू एवोल्यूशन ये हमारी जो है यूकेरियोटिक सेल में थ्रू एवोल्यूशन समय के साथ जो है उसके अंदर इनगल्फ हुए और साथ में एंडोसिम्बायोसिस करने लगे हमारे यूकेरियोटिक सेल के साथ। तो ये कहती है, ये hypothesis that a critical step in evolution of eukaryotic cells took place possibly via two endosymbiotic events, one cell living inside another. Some of the organelles are thought to have evolved from prokaryotes living inside eukaryotes. तो ये देख सकते हैं ancestor prokaryotes, और ये evolution हुआ हमारे न्यूक्लियस का, पहले न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं था, न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये इवोल्यूशन होके माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एरोबिक एंडोसिम्बायोट्स, पहले हमारी ये सेल भी जो है अनेरोबिक थी, और थ्रू एवोल्यूशन ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यूकेरियोटिक सेल में आ गया और जो है एवोल्यूशन हुआ, और जो है ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी जो है फ्रॉम फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायोट्स में से आके हमारे सेल में रहने लगा। अब आप और अच्छे से देख सकते हैं कि जो है एंसेस्ट्रल यूकेरियोटिक सेल थी, जिसमें जो है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया था ना ही क्लोरोप्लास्ट था। ये बैक्टीरियम जो प्रोकैरियोट जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये हमारे सेल ने फैगोसाइटोसिस किया और जो है ये हमारे सेल के अंदर आ गया थ्रू इवोल्यूशन, और एंडोसिम्बायोसिस से हमारे सेल के साथ रहने लगा और हेल्प करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें एरोबिक रेस्पिरेशन। सेम यही क्लोरोप्लास्ट ने भी यही प्रोसेस फॉलो किया, और ये क्लोरोप्लास्ट जैसे कि हम जानते हैं ये सेल द प्लांट और एल्गी सेल बन गई। एविडेंस ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, सिमिलरिटीज इन बैक्टीरिया विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेम साइज, जैसे कि हम देखते हैं कि सेम साइज एज बैक्टीरियल सेल है दोनों का, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, एंड रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू लाइक बैक्टीरिया, बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड कोडिंग फॉर सम ऑफ देयर ओन कंपोनेंट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनोमस है, वो मतलब कि वो कुछ जो है प्रोटीन को कोड वो खुद अपनी ही उनके डीएनए से कर सकते हैं, लेकिन
जो है थ्रू इवोल्यूशन वो हमारे न्यूक्लियस के पे भी डिपेंड हो गए हैं। जो उनकी कई प्रोटीन का जो कोड करती है वो हमारा न्यूक्लियस करता है, इसलिए हम उसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। Have on ribosomes too, which are more closely resemble those of bacteria than those in the cell cytoplasm. हम ये भी देखेंगे कि हमारे राइबोसोम्स यूकेरियोट्स के राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देख सकते हैं कि आर्के सबसे पुराने, और यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, और इसी में से ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया निकला, और यहाँ से ही ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमारे थ्रू एवोल्यूशन मिलकर जो है हमारे यूकेरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल एंड इवन फंजाई बनाए। तो सबका ये जो एंसेस्टर है, ये एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट से एंसेस्ट्रल यूकेरियोट में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना ही क्लोरोप्लास्ट है, और उसके बाद इवोल्यूशन से ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफर होगा। तो हम ये देखेंगे यूकेरियोटिक सेल क्या है, ओवरव्यू करेंगे, लेंगे। Cells that have a nucleus and membrane-bound organelles. More complex type of cells have linear DNA, includes protists, fungi, plants, and animals. Contain three basic cell structures: nucleus, cell membrane, cytoplasm with organelles. तो ये हम ये देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस में जो है मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रहेगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा विद न्यूक्लियर इनवेलप के साथ, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहेंगे, जो भी ऑर्गेनेल्स रहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे। तो ये यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स दैट हैव जो न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट थे। मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स हैव लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए यहाँ नहीं मिलेगा, और इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंटेन थ्री बेसिक सेल स्ट्रक्चर: nucleus, cell membrane and cytoplasm with organelles। ये हमारा यूकेरियोटिक सेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर एनवेलपमेंट, न्यूक्लियर पोर्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस में एक वेल डिफाइंड रीजन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप। एंड ये जो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि ये सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है। एंड ये रफ एंड ये राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि साइटोस्केलेटन की कंपोनेंट है। टू मेन टाइप्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स, एंड these आर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, ये क्या है आखिर, ये हेल्प कैसे करती है? तो ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चर दैट इनेबल सेल टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये फीचर क्या होते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज के? तो ये वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होती है, परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस फॉर सेल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, में और मे नॉट बी मेम्ब्रेन बाउंड। और जो कि हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन से हो, जैसे कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते, मेम्ब्रेन बॉन्ड में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, ये क्या होती है? ये कंपोज होती है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स के। डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के होती हैं, और इसके अंदर प्रोटीन इंटीग्रेटेड होती है। Surrounds outside of all cells, controls what enters and leaves the cell, selectively permeable। इसके लिए हम स्पेसिफिक मॉडल भी पढ़ेंगे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक लिविंग लेयर होती है, डेड लेयर नहीं होती है, जो कि जैसे कि सेल वॉल होती है, या आउटसाइड ऑफ सेल्स। ये प्रोटीन इंटीग्रेटेड जो है, प्रोटीन्स भी अकेले नहीं होते, इसके बाद ऊपर सेक्रेट्स लगे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन्स। एंड ये जो बाहर जो अंदर और बाहर का जो आप रीजन देख रहे हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन है, यानी कि जो है ये पानी से इंटरेक्ट करता है, जबकि ये जो इसकी जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक रीजन बनाती है।
तो ये जो इसकी जो टेल रीजन है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। यहाँ पे भी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर वाले हैं, ये सब हाइड्रोफिलिक रीजन्स में आ रहे हैं। तो ये इसमें जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो भी हाइड्रोफिलिक होंगे। और जो कि ये इसमें जो ये प्रोटीन जो भी पार्ट जो है अंदर जो बीच में हाइड्रोफोबिक रीजन में आ रहा है, इसमें जो अमीनो एसिड्स भी होंगे वो भी हाइड्रोफोबिक ही होंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ प्रोटीन, ये हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ये फॉस्फोलिपिड वाली है। ये molecules in cell membrane are constantly moving and changing. Cell membrane proteins. So proteins help move large molecules or aid in cell recognition. सेल रिकॉग्निशन में कैसे, एज ए वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस, इनर और आउटर। इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि हमने अभी पढ़ा, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर धसे हुए प्रोटीन है, आर एम्बेडेड कंप्लीटली थ्रू द मेम्ब्रेन। अब कितने वो धसे हुए हैं उस पर भी अलग अलग प्रोटीन को डिफाइन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे ये सेल वॉल क्या होती है। फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग लेयर, जैसे कि हमने पढ़ा नॉन लिविंग लेयर जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो थी लिविंग लेयर। सेल मेम्ब्रेन लाइज इमीडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स सेल, फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर, ये जो सेल वॉल है ये उसके बाहर रहती है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, तो ये क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। यही जो है सारे के सारे ऑर्गेनेज पाए जाते हैं, कंटेन्स ऑर्गेनेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो है न्यूक्लियस हमारे, हमने जैसे पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन सराउंड करता है न्यूक्लियस को, तो ये जो है जो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स फॉर मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं दो, एक लिपिड बाइलेयर ये है, एक लिपिड बाइलेयर डबल मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, न्यूक्लियर पोर्स जिसके से मटेरियल्स इंटर एंड एग्जिट करते हैं। द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनेल nucleus controls the normal activities of cells, contains the DNA in chromosomes bounded by a nuclear envelope membrane with pores। तो नहीं, ये भी जानते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम्स के शेप में तब प्रेजेंट रहता है जब जो है सेल डिवाइड कर रही है, नहीं तो एज ए अगर नॉर्मल और रिलैक्स स्टेट में तो वो एज ए क्रोमेटिन के शेप में प्रेजेंट रहता है। Inside the nucleus, the genetic material DNA is found, जो कि क्रोमेटिन या क्रोमोसोम स्टेट में पाया जाता है। DNA is spread out and appears as chromatin in non-dividing cells, and DNA is condensed and wrapped around proteins forming as chromosomes in dividing cells. What does DNA do? DNA आखिर करता क्या हमारे लिए, और इसका आखिर इम्पोर्टेंस क्या है डीएनए का? तो डीएनए हमारा एक हेरिडिटरी मटेरियल है ऑफ द सेल। ये कि जो है जिस जीन्स दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी। तो आप ये देख सकते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये हमारे एटीजीसी बेसिस, एंड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस यहाँ बन रहा है, जी का सी के साथ और ए का टी के साथ डबल बॉन्ड, एंड जी का सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब इनसाइड द न्यूक्लियस हम देखते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस, इनसाइड न्यूक्लियस disappears when cell divides and makes ribosomes that make proteins। ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ है, ये फोर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एंड ये क्रोमेटिन स्टेट में डीएनए। ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है।
तो हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है, और जो है ये जैसे कि हमारे ये बोन स्ट्रक्चर स्केलेटन दे रखा है, तो ये आखिर ये नाम उसका क्यों दिया गया है? साइटो यानी कि क्या? साइटो यानी कि सेल, और स्केलेटन यानी कि उसकी जो है, जैसे कि हमारे स्केलेटन है वो उसका स्केलेटन, जो कि क्या करता है, हेल्प सेल मेंटेन सेल शेप, आल्सो हेल्प मूव ऑर्गेनेज अराउंड, made of proteins, microfilaments, thread like and made of एक्टिन, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन के होते हैं जो कि ट्यूब लाइक होते हैं। ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसे, एंड ये माइक्रोफिलामेंट्स और फाइन एक्टिन फिलामेंट्स भी जिसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है? ये सेंट्रियोल्स फाउंड सिर्फ हमें मिलते हैं एनिमल सेल्स में, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं नियर न्यूक्लियस, जो कि बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इसको हम और डिटेल में सेल डिवीजन चैप्टर में यूनिट में कवर करेंगे। और इसके हेल्प करते हैं हमें पुल क्रोमोसोम पेयर्स अपार्ट टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, जिसको हम पोल्स भी कहते हैं, जो कि बनता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सिंगुलर टर्म है, प्लूरल टर्म को जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो कि क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेट cellular energy ATP, adenosine triphosphate, and more active cells like muscle cells have more mitochondria। ये भी उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज यहाँ लगा रखा है। और बहुत प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, और हम ये भी जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं, और साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बर्निंग ग्लूकोज में, जो कि हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, हैज इट्स ओन डीएनए। आप ये देख सकते हैं कि इसके डीएनए इसका स्ट्रक्चर, और ये इसमें जो है फोल्डिंग्स पाई जाती है, जो आप ये फोल्ड देख पा रहे हैं इसको हम क्रिस्टे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मोर केमिकल रिएक्शन। इंटीरियर, जो इसका इंटीरियर है जहाँ पे सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कि ये होता है नेटवर्क ऑफ होलो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, जो कि कनेक्ट करता है न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन को, फंक्शंस इन सिंथेसिस ऑफ सेल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें भी दो काइंड होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो हम देखेंगे कि रफ को रफ बोलते क्यों आगे, क्योंकि हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड मेक्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल। इस सेल के जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाता है, एंड प्रोटीन्स जो कि सेल से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी जो है बनाता है। प्रोटीन्स आर मेड बाय राइबोसोम्स ऑन ER surface. They are then threaded into interior of the rough endoplasmic reticulum to be modified and transported. ये रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर। स्मूथ ईयर जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, और रफ ईयर जहाँ की राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब हम इसका रिलेशन भी पढ़ेंगे गोल्जी एपिरेटिस के साथ क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ जो है इसके अंदर जो है जो प्रोटीन जाते हैं मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं, और वो मॉडिफाइड प्रोटीन जो है मिक्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसके आउटर सरफेस पे, और वो जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो है लिपिड्स को जनरेट करता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंड रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन को, क्योंकि हम इसका इंपॉर्टेंस फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें क्या रोल प्ले करता है, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करके। डिस्ट्रॉय क्या करता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है,
इन लीवर में। ये न्यूक्लियर डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ये जो है राइबोसोम्स जहाँ अटैच्ड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ राइबोसोम्स अटैच नहीं है ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो है ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि ये राइबोसोम्स जो है हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम्स होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड आरआरएनए। प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं फॉर सेल। Join amino acids to make proteins through protein synthesis and can be present freely in cytoplasm or bound to endoplasmic reticulum। बाउंड करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देंगे। जैसे कि ये आर का है स्ट्रक्चर, और ये फ्रीली भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि ये जो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं, तो ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से आखिर किस बॉन्ड से जुड़ता है, इसको भी हम बाद में जो है इन डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी कवर करेंगे। अब जो है ये गोल्जी बॉडीज। अब ये क्या होती हैं? स्टेक्स ऑफ लेटेंट सेक्स हैव ए शिपिंग साइड एंड ए रिसीविंग साइड। अब जो है ये क्या करती हैं कि ये सिस सिस साइड से जो है ये रिसीव करता है, और जो है ट्रांस जो है ये बनता है बीच में गोल्गी सिस्टर्न में, एंड देन ट्रांस साइड से ये बाहर वेसिकल को एक्सपोर्ट करता है। रिसीव प्रोटीन्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स विद मॉडिफाइड प्रोटीन्स पिंच ऑफ द एंड्स। ये भी फर्दर प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है एंड मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेज। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाई सॉर्टमेंट करवाता है एंड देन पैकेज आउट ऑफ द गोल्जी apparatus। ये इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईयर फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल। ये देख सकते हैं लुक्स लाइक ए स्टेप ऑफ किनपिक्स, यहाँ लिखा है ये लेफ्ट माइक्रोस्कोप का इमेज है, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन रहे हैं। तो जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स रिसीव करता है ट्रांस साइड, सॉरी सिस साइड, और जो है ये ट्रांस साइड से जो है वेसिकल्स एक्सपोर्ट आउट होते हैं। Materials are transported from rough ear to Golgi to the cell membrane by the by vesicles। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है? ये लाइसोसोम्स और इसका रोल क्या होता है? तो ये कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को इसके अंदर होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, बैक्टीरिया को, एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स ऑफ सेल्स। प्रोग्राम्ड फॉर सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लाइज एंड रिलीज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेल पार्ट्स। Unicellular cells takes in food by phagocytosis and lysosomes digest the food and get rid of waste। अब जो है इसमें सिलियन फिलेजिला जो हमारा पाया जाता है, एक तो हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, दूसरा प्रोटिस्ट्स में भी पाया जाता है, और ये कई प्लांट सेल्स के जो है गेमेट्स एक्सेट्रा में भी पाया जाता है। तो उनके प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक में भी काफ़ी डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर्स में। तो हम इसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे, जैसे कि फंक्शंस इन मूविंग सेल्स, इन मूविंग फ्लूइड्स, और इन स्मॉल particles across the cell surface। cilia are shorter and more numerous on cells। इसके जो है नंबर ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड फ्यूअर, यूजुअली 1 to 3 होते हैं। जैसे कि अभी ये फ्लैजिला, ये 3 फ्लैजिला है, और ये सेल पे बहुत सारे न्यूमरस सीलिया हैं। इसका हम स्ट्रक्चर और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सेल मूवमेंट विद सीलियन फ्लैजिला। अब ये सेलुलर मूवमेंट कैसे होता है? ये आउट आउट बाहर से जो है माउथ की तरफ कैसे जो है सिलियरी मूवमेंट से जो है आता है किसी मॉलिक्यूल्स को जो है इनगल्फ करते हैं थ्रू दिस सिलियरी मूवमेंट। और जो है ये जैसे कि ये हमारा प्रोटिस्ट बना हुआ है पैरामीशियम।
ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लूइड filled sacs for storage, small और absent in animal cells, एंड ये जो है प्लांट सेल्स है, जिनमें जो है ना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है कि जो है प्लांट सेल में जो है एक सेंट्रल होगा ये वैक्यूल, और काफ़ी ही साइज में बड़ा होगा। प्लांट्स दे स्टोर सेल सैप, और ये सेल सैप का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? इंक्लूड्स जो है क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, वेस्ट, सॉल्ट्स, वाटर एंड एंजाइम्स। ये सेल सैप का जो है हम कितने परसेंटेज इसमें क्या होता है वो जो है हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वैक्यूल्स को जो है कवर करेंगे। अब देख सकते हैं वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में, ये सेल वॉल, ये जो है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये लाइसोसोम्स, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यानी कि ये भी अभी भी सेल डिवाइड नहीं कर रही है, अभी जो है ऐसे ही रिलैक्स्ड स्टेट में। तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्रोड्यूसर्स organisms containing chlorophyll। सेकंड, यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक ऑन फूड ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम यूजिंग द सनलाइट, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी फ्रॉम सन स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ शुगर, शुगर के जो केमिकल बॉन्ड्स जो जनरेट होते हैं, फॉर्मेशन होता है, उसमें ही ये जो एनर्जी होती है ये स्टोर्ड होती है। और जब ये बॉन्ड्स जो है लाइज्ड होते हैं, तोड़े जाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनटू सेक्स कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको हम थाइलोकॉइड कहेंगे, और ये थाइलोकॉइड्स इस टेक्स्ट में हम कॉल इसको कहते हैं ग्रेना, एंड आर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये ग्रेना। ये जो इसका, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया का भी सेम पढ़ा था मैट्रिक्स, तो यहाँ इसको स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा जेल लाइक मटेरियल सराउंडिंग द थाइलोकॉइड्स। अब जो है हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या है। तो ये सिमिलर जो है किस किस प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है? तो ये सिमिलर इन साइज, सेल यूकेरियोटिक है, न्यूक्लियस डीएनए न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन एंड गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब इन दोनों में ही सिमिलरिटी है। जबकि डिफरेंसेस क्या क्या हैं? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे नो सेल वॉल, कैन एब्जॉर्ब लिक्विड्स, प्लस नो सेलुलोज सो ऑन, कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड। तो सेलुलोज यहाँ नहीं होते तो लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और जबकि हम जानते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये जो ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते, तो ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कैन प्रोड्यूस ऑन फूड, हैव सेंट्रल वैक्यूल, हैव प्लास्टिड्स, स्मॉल एंड absent वैक्यूल्स, और प्लास्टिड्स भी absent होते हैं। यूजुअली बॉक्सी, स्क्वायर और एंगुलर शेप, जबकि यहाँ क्या होता है यूजुअली स्फेरिकल और प्री फॉर्म्ड होते हैं। एंड क्या, क्योंकि यहाँ स्फेरिकल और प्री फॉर्म्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है सेल वॉल पाई नहीं जाती, कैन बी वैरायटी ऑफ शेप्स। अब हम और डिटेल में देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सेल वॉल सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो वहाँ प्रेजेंट होती है एंड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और वहीं जो है सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। जबकि यहाँ हम देखेंगे एनिमल सेल में तो वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, और प्लांट में प्रेजेंट होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट बनी होती है सेल्यूलोज की। और जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट 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 होती है तीनों में। फ्लैजेला एसिलिया यहाँ भी मे भी प्रेजेंट सिंगल स्ट्रैंड, एंड में भी प्रेजेंट, यहाँ भी हम जानते हैं कि किस में एनिमल में भी प्रेजेंट होती है कहीं कहीं कहीं, और एब्सेंट होती है एक्सेप्ट इन स्पॉन्स ऑफ यू स्पीशीज। इंटीरियर स्ट्रक्चर जैसे कि हम देखेंगे कि ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ राइबोसोम्स के अलावा मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज है ये जो है एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है सर, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, एंड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर आल्सो, ये डीएनए जो है हमारा सर्कुलर जो है स्टैंड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है।
तो जो यहाँ डीएनए पाया जाता है वो जो है सिंगल सर्कल स्टेट में पाया जाता है, और ये भी जानते हैं कि जो एक्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है सर्कुलर स्टेट में, सेम प्लाज्मिड भी कहते हैं। और वहीं यहाँ जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो है सारे ज़्यादातर जो है सेलुलर ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। और हमें एनिमल सेल में हमें सेल वॉल अपसेंट प्रेजेंट नहीं होती, और जो है फ्लैजिला या सीलिया जो है प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट मिलता है, और वैक्यूल्स हमें या तो एब्सेंट होगा, नहीं तो जो है स्मॉल साइज में प्रेजेंट होगा। और वहीं जो है ये जो दोनों का ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टीपल एंड डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। वही प्लांट सेल में हमें जो है सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। और जो है जो फ्लैजिला और सीलिया होते हैं वो एक्सेप्ट फ्यू स्पीशीज के स्पर्म सेल्स में जो है ये एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट वो ये एक्सेप्शन है। कई जो है स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की जो है उसमें जो है स्पर्म सेल्स में उनके पाए जाते हैं फ्लैजिला और सीलिया। और यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स यहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट होते हैं। और वहीं वैक्यूल यहाँ पे लार्ज साइज का होता है और सिंगल वैक्यूल होता है। तो ये इस लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया, हमने सेल का, हमने थ्योरी देखी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी देखी, सेल थ्योरी देखी, जिसमें हाँ हमने कई जो है पॉइंट्स को क्लियर किया कि पुराने समय से साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवरी की सेल की, और सेल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या समझा। उसके बाद हमने जो है एक ओवरव्यू लिया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का और उनके ऑर्गेनेलीज का। और हम प्रोकैरियोटिक सेल और जो है यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलीज को जो है बाद में अलग से लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे।